नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पासबुक शो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बड़ी प्राइवेट बैंक्स ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाकर 15 से 25 हजार रुपए कर दी है। वहीं एसबीआई जैसे कई सरकारी बैंक्स हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है, और लेकिन ये जो बोझ पड़ रहा है वो कितना सही है। इस माहौल में बैंक का चुनाव करने में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और क्या मिनिमम बैलेंस के लिए 25 हजार रुपए अटकाना समझदारी भरा कदम है? तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इस शो में देखिए हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार किस बैंक का कितना मिनिमम बैलेंस है। तो मिनिमम बैलेंस अगर रखना है तो किस बैंक का कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी का कितना बोझ आखिरकार ग्राहकों पर पड़ रहा है। मिनिमम बैलेंस बढ़ने के बाद ग्राहक क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि पुराने ग्राहकों पर भी मिनिमम बैलेंस का बोझ क्या पड़ेगा। जो पुराने ग्राहक थे क्या उनको भी इस बारे में देखना होगा। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मिनिमम बैलेंस में पैसा अटकाना कितना सही है। जो लिमिट सेट आखिरकार कर दी है वो आखिरकार कितनी सही है। तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली के राजीव चोपड़ा जो बार बार लगने वाले बैंक के मिनिमम बैलेंस से काफी परेशान हैं। दिल्ली के रहने वाले राजीव चोपड़ा का आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी अकाउंट था। जॉब चेंज करने पर सैलरी अकाउंट के लिए दूसरे बैंक में खाता खुला। 2 महीने सैलरी नहीं आई तो आईसीआईसीआई बैंक ने सैलरी अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में बदल दिया, जिसकी मिनिमम बैलेंस लिमिट 10,000 रुपए थी। राजीव की भूल उन पर भारी पड़ गई और 10,000 रुपए से बैलेंस कम होते ही बैंक ने मोटी पेनल्टी भी काट ली। अब वो हर कीमत पर 10,000 का बैलेंस मेंटेन करते हैं। राजीव सोच रहे हैं कि ये पैसा बैंक के मिनिमम बैलेंस में ब्लॉक करने के बजाय सिप या म्यूचुअल फंड में लगाएं तो शायद ज्यादा रिटर्न मिले। ये स्थिति लाखों मध्यम वर्गीय ग्राहकों की भी है, जिन्हें प्राइवेट बैंक्स की इस पॉलिसी से दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल होंगे। और राजीव चोपड़ा की जो कहानी आपने सुनी, जैसे ये परेशान थी कि इनका ये था कि अगर इनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो जो मिनिमम बैलेंस है उसे ये क्यों रख सकते हैं अपने अकाउंट में। अपने बैलेंस जो मिनिमम बैलेंस सेट किया है उसकी लिमिट आखिरकार किस तरीके से देखते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट और लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि प्राइवेट बैंक्स मिनिमम बैलेंस जो अभी सेट कर दिया है वो इतना आखिरकार क्यों, जो लिमिट सेट की है वो इतनी ज़्यादा ऊंची लिमिट क्यों सेट की है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? देखिए मैम, सारे जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं आज की तारीख में शेयर मार्केट लिस्टेड है। और शेयर मार्केट में लिस्ट होने का एक ही तरीका होता है कि भाई आपको प्रॉफिट हर बार जो है बढ़ा करके दे। जी। अब वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट देंगे उनके कस्टमर्स से प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? बैंक डिपॉजिट्स लेता है, उसको लोन में देता है, और लोन बैंक इस बीच में जो है जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाता है जो रफली 2 to 4% होता है। अब बैंक का ये तो जो है मेन इनकम सोर्स, आपसे जो है उसने जो है करंट अकाउंट खुलवाता है, सेविंग अकाउंट खुलवाता है, फिक्स डिपॉजिट लेता है, इनके थ्रू जो है पैसा लिया जाता है और उसको आगे जो है आपको जो है किसी को बिजनेस लोन दिया जाता है, किसी को जो है कैश क्रेडिट लिमिट्स दी जाती हैं, या किसी और फॉर्म में मशीनरी लोन वगैरह इस टाइप के जो है फॉर्म में जो है बैंक आगे बांट देता है। ऐसे करके बैंक को पैसा मिलता है। अब मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी, या क्यों ये जो है 10,000 से सीधा 50,000 की बात कर रहे हैं? तो उसकी वजह ये है, खास तौर पे मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज की तारीख में अपने आप को एक ऐसी जगह स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि वे जो हमारा एफ्लुएंट सेक्शन, जो जिसको जेन जी बोलते हैं, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उनकी नजरों में एक वे बढ़िया ऑप्शन के तौर पे, एक बढ़िया सर्विस देने वाले बैंक के तौर पे जो है समझे जाएं कि भाई हम पैसा जरूर आपसे ज्यादा देंगे लेकिन आपको सर्विसेज बहुत बढ़िया देंगे, और इस प्रीमाइस के बेसिस पे वो मिनिमम बैलेंस को ज्यादा रखते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर, चूंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी होता है कि क्या ये आरबीआई ही सेट करता है मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है, या फिर कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो खुद से भी अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं? देखिए, आरबीआई की एक पॉलिसी है कि भाई हम बैंकों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वे अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं या कोई भी और एनी एडिशनल कॉस्ट्स हैं, उनके बेसिस पे वो अपना जो है डिसाइड करें कि भाई किस टाइप की सर्विसेज किस सेक्शन को वो जो है ऑफर करना चाहते हैं। बैंक सभी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर बैंक का अपना एक फोकस होता है। किसी का एमएसएमई फोकस हो सकता है, किसी का जो है नॉर्मल पब्लिक जो है फोकस हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग का फोकस, खासतौर पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स का फोकस कहूं तो जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन रहा है 2014 ऑनवर्ड्स। तो उसमें उन्होंने करोड़ों जो है जनधन खाते खोले, जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं। बहुत सारे अकाउंट्स तो ऐसे भी हैं जिनमें जो है कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें आज की तारीख में जो है हजारों लाखों रुपया रहता है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन एक साइड पे आ गया, दूसरी साइड पे जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अपने आप को जो है अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, अलग तरीके से मार्केट में एस्टेब्लिश करके रखना चाहते हैं। और वो 2047 का जो मोदी जी का डेवलपमेंट का एजेंडा है कि भाई हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, उसको उसके हिसाब से भी सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा चूंकि जो सारी बैंक्स का जो फोकस है वो अलग अलग रहता है, किसी का एमएसएमई फोकस है, तो क्या प्राइवेट बैंक्स छोटे ग्राहकों को ये जो लिमिट सेट करने के बाद क्या ये रीज़न है कि वो उनको परेशान करना चाहते हैं या हताश करना चाहते हैं, निराश करना चाहते हैं, और क्या ये लिमिट सेट होने से ग्राहक तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? देखिए, कुछ अगर मैं जो है एक, जैसे आपने जो है अभी मिस्टर राजीव का जो है दिखाया था कि उनकी जॉब चली गई, 10,000 रुपीज का उनका अकाउंट था सडनली। अगर वो 15,000 या 20,000 या 50,000 कुछ भी अमाउंट उससे जो है बढ़ाया जाता है, जिसको मिनिमम एवरेज बैलेंस कहते हैं कि उनको अपना मैप जो है इतना रखना पड़ेगा, देन इन दैट केस उनके लिए वाकई में एक जो है वो कम्बरसम प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज उनको जो है बैंक जो है जिसको नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बोलते हैं, जैसे कि पेनल चार्जेज हो गए या किसी और टाइप के चार्जेज वगैरह भी बैंक वसूलने लगता है, तो वो एक कहीं ना कहीं इश्यू तो है कि भाई अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आप हमारा बैंक छोड़ दीजिए। सिंपल मैसेज है। आप हमें वही कस्टमर चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जब मैं बात करता हूँ, हमें वही कस्टमर चाहिए जो बढ़िया कमा रहा हो और जो बढ़िया पैसा रख सके। लेकिन सर ऐसे में छोटे ग्राहकों का फिर क्या है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेन फोकस अलग रहता है बैंक का, लेकिन अगर ऐसे में छोटे ग्राहकों पर भी तो इसका सीधा असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए है क्या कि आरबीआई की स्टिपुलेशंस हैं, आरबीआई इनको बाउंड करता है कि आपको जो है छोटे ग्राहकों का भी ध्यान करना होगा। छोटे ग्राहकों के लिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जनधन अकाउंट नहीं खोलते, वो खोलते हैं। वो जनधन के साथ में जो है इवन बहुत सारे लोग जिनकी सैलरीज कम होती हैं, जैसे इवन इनफैक्ट 10,000 से भी स्टार्ट होकर के 15,000 20,000 की सैलरी जिनकी होती है, उनको सैलरी अकाउंट्स भी देता है बैंक। इसके अलावा और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने कई बैंकों को देखा है जो बहुत बड़ी उसमें जो है जिनके जो है 8,000 9,000 रुपीज की भी सैलरी है, उनके लिए भी स्पेशल जो है फोकस अकाउंट्स लेकर के आता है। बिल्कुल बेसिक सैलरी अकाउंट्स होते हैं जिनमें एक एटीएम कार्ड मिलता है और आप जो है अपनी सैलरी विड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल इनको बेसिक सेविंग अकाउंट्स जो है इनको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन बैंक का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासतौर पर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं। पब्लिक सेक्टर बैंक का फोकस जरूर है गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ दोज बैंक्स। बट अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स जो हैं हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हैं। अगर फेयर मार्केट के उनके जो फेयर होल्डर्स देखेंगे, या तो कोई जो है संस्थाएं होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? रिटेल इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ द डे वही लोग हैं हमारे और आपके जैसे, जिन्होंने शेयर जो है बाई किए हुए हैं, तो उनको प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो वो सारी चीजें एक स्टोरी जो है ये 360 डिग्री में जो है घूम जाती है। बिल्कुल सर, अगर चूंकि आपने पेनल्टी का भी जिक्र किया है, तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस अगर किसी ने नहीं रखा तो पेनल्टी कितनी जाती है, और क्या बैंक्स ग्राहक को बताते हैं पहले, ये उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हम पेनल्टी जो है वो काट रहे हैं, या डायरेक्ट बैंक में अकाउंट में पैसा आते ही पेनल्टी कट जाती है? देखिए, जनरली बैंक्स
कई मामलों में इंटीमेट भी करते हैं, और मैंने बहुत ज्यादातर तो यही देखा है कि बैंक से कोई खास इंटीमेशंस वगैरह नहीं होती। बैंक सिंपली कैलकुलेट करता है कि आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है, एंड उसके बाद में जो है ये लोग अपना जो है जो भी पिनल चार्जेस होता है वो काट लेते हैं। जनरली अगर मैं एक बॉल पार्क फिगर की बात करूं तो ये जो है 6% ऑफ द जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट है उसका होता है। मान लो किसी क्लाइंट को, किसी को भी जो है एक 10,000 रुपीज का उसको बैलेंस रखना था, वो नहीं मेंटेन कर पाया, तो जो है उसको 6% के हिसाब से 600 रुपए की जो है पेनल्टी लगा देंगे। बिल्कुल सर, ऐसे में पेनल्टी अगर जो कोई भी बैंक है फिक्स करता है, वो इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि क्या सारे बैंक्स की अलग अलग पेनल्टी होती है, और इतनी ज़्यादा क्यों उसको सेट की जाती है उसकी लिमिट? इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, बैंक्स ने कई जगह पे पेनल्टी को रेशनलाइज भी किया है। मान लो किसी का जो है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें जो है 50,000 से भी ज्यादा जो है अमाउंट्स रखने पड़ते हैं, तो वहां पे बैंक्स ने एक अपर कैपिंग भी दी हुई है, एक लोअर कैपिंग भी दी हुई है कि भाई हम जो है थोड़ा अमाउंट जो है अगर कम होता है, मान लो उनको 15,000 रुपीज का जो है उनका अकाउंट है, 10,000 रुपीज उन्होंने मेंटेन किया है, 5,000 रुपीज का शॉर्टफॉल है, तो वो 5,000 रुपीज पे कुछ एक लमसम 300 रुपीज 400 रुपीज का पेनल चार्जेस ले लें, ना कि पूरे के पूरे 15,000 रुपीज के ऊपर। तो इस तरीके से रेशनलाइज भी किया है। बट है क्या कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने बताया था कि जितने भी जो है बैंक्स हैं वो जो है उनका काम है प्रॉफिट मेकिंग। जैसे अगर मैं आपको फॉर रेफरेंस बेसिस बताऊं तो एसबीआई का और एचडीएफसी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे 71,000 रुपीज का है, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं। उसके बाद में अगर मैं आईसीसी बैंक की बात करता हूं तो 51,000 करोड़ रुपीज उसका जो है प्रॉफिट है। तो अगर इतने मोटे मोटे प्रॉफिट जो है ये बैंक्स कमा रहे हैं तो कहां से आ रहा है? नेट इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है, उसके बाद में जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम में क्या आता है? आपके पिनल चार्जेस आते हैं प्राइमरीली, आपके जो है जो आप कैश विड्रॉल करते हैं उसके चार्जेस हैं, इसके अलावा किसी और टाइप के जो है जो उन्होंने जो है सर्विसेज वगैरह दी होती हैं उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है। तो ये इस तरीके के चार्जेस ही इतनी एक बड़ा जो है अमाउंट जो है बन जाता है, और बैंक 71,000 करोड़ जैसी रकम जो है एक साल में प्रॉफिट के तौर पे शो करता है। तो ये मैं प्योर प्रॉफिट बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सर आपने जिक्र किया इसमें एसबीआई का और आईसीआईसीआई बैंक का और प्रॉफिट का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में ग्राहकों के मन में ये भी सवाल है कि क्या चुनना चाहिए, प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं या फिर गवर्नमेंट बैंक चुनें, तो कैसे ही डिसाइड करें? देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट लेट मी ट्राई टू आंसर इट। देखिए, अगर कोई कस्टमर है, अगर हम अल्ट्रा रिच, जैसे एक एचडीएफसी बैंक का प्रोग्राम है इन्फिनिटी प्रोग्राम, ये जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है उन लोगों के लिए है, और वो भी इनविटेशन बेसिस पे बैंक इनवाइट करता है कि आप हमारे यहाँ पे बैंकिंग कीजिए, हम आपको जो है सर्विसेज देंगे। अब अगर सिमिलरली बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे मैं आऊँ तो बैंक का मान लो एक 10,000 रुपीज का या 25,000 रुपीज का बैंक ने अकाउंट लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी जो है कस्टमर आए वो एक ठीक ठाक लेवल पे अर्न कर रहा हो तभी आए, उससे नीचे वाले हमें नहीं चाहिए। अब ये एक बात हो गई, ये एक सिंपल मैसेज है। देन अगर मैं जो है सरकारी बैंक की बात करूं तो सरकारी बैंक में एसबीआई है, 2020 से कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहा है। अभी हाल ही में यूनियन बैंक ने, पीएनबी ने, आई थिंक कैनरा बैंक ने, इन्होंने सभी बैंक्स ने अपने जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके जो चार्जेस थे, जो मिनिमम बैलेंस वगैरह, उनको जीरो कर दिया कि भाई आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप अपना अकाउंट खोलिए, हमारे पास रहिए, सर्विसेज भी हम कोशिश करेंगे आपको ठीक ठाक दे दें। लेकिन सभी जानते हैं कि वहां पे भीड़ भाड़ रहती है और कहीं ना कहीं प्रीमियम सर्विसेज नहीं मिल जाती। तो प्रीमियम सर्विसेज अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो उसको जो है प्रीमियम जो है यानी कि अच्छा बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एसबीआई जैसे बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक ये अच्छी अपने कस्टमर को हैवी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं वो नहीं देते। अगर आप एसबीआई में या बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख रुपीज से ऊपर का जो है एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वहां पर भी आपको एसबीआई वेल्थ की सर्विसेज मिलती है, विच इज एट पार विद एचडीएफसी बैंक सर्विसेज, आईसीआईसी बैंक या कोटक का प्रीवी बैंकिंग है या एक्सिस बैंक का ब्रिगंडी है, किसी का भी जो है कोई भी प्रोग्राम हो वहां पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी का जो है इंपीरिया प्रोग्राम जो है उसके इक्विवेलेंट ही सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं।
बिल्कुल, यानी कि अगर ग्राहकों को प्रीमियम सर्विसेज चाहिए और भीड़-भाड़ से अगर बचना है तो वो उस बैंक की तरफ जा सकते हैं जो कि जिन्होंने लिमिट जो है वो सेट कर दी है, क्योंकि अभी आप जैसा कि आपने बताया कैनरा बैंक में बिल्कुल भी सेविंग अकाउंट में लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ज़ीरो लिमिट है उसकी। सर, अगर मान लीजिए कि मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो सेट कर दी है, लेकिन ऐसे में ग्राहक चाहता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो लगा दिया जाए, मेरे को मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं सेट करना, मैं क्यों चूज़ करूँ मिनिमम बैलेंस? इससे बेहतर है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ। अंजलि जी, देखिए इसमें ना ये मैथमेटिक्स है। आप जो है अगर मैथ के हिसाब से चलेंगे तो जो है, अगर मैं मानता हूं कि आपने 25,000 रुपीज रख लेते हैं कि 25,000 रुपीज का एक आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। 25,000 रुपीज के अकाउंट में अगर आपको जो है 3% का मोटा मोटा जो है इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, और आपको 25,000 रुपीज पूरे साल आपको अकाउंट के अंदर रखने हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 750 रुपीज का मिलेगा। बट अगर हम लोग जो है म्यूचुअल फंड में जाते हैं, मान लो वहां पे 10% का एवरेज रिटर्न आता है, जो कि मतलब अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। तो 10% में वही इंटरेस्ट आपका जो है 2500 रुपीज का हो जाता है। तो आप देखेंगे कि करीब करीब जो है 3 टाइम्स से ज्यादा जो है आपको जो है रिटर्न मिल जाती है, अगर मैं रिटर्न की बात करूं। बट अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि जो है मिनिमम बैलेंस रखना, यानी कि बैंकिंग करने के लिए आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना है, वो एक सेपरेट चीज है, और इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट चीज है। तो आप उनको क्लब नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, और आपको बैंकिंग करनी है, प्रीमियम सर्विसेज चाहिए बैंकिंग में, तो वो आपको जो है सेपरेट रखना पड़ेगा। दोनों चीजों को आप क्लब करके ना देखें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा जो है कंस्ट्रेन नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि भाई मेरा बहुत ज्यादा पैसा जो है फंसा रहे, कि भाई मैं मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करूं, जैसे कई क्लाइंट्स क्या होता है कि वो 3, 4, 5 अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं, तो लाख 2 लाख रुपए अगर उनके फंस रहे हैं इस सारे चक्कर में, तो वो क्या कर सकते हैं कि 2-3 अकाउंट जो है सरकारी बैंक में रख सकते हैं, और एक अकाउंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में रख सकते हैं, जहां पर जो है वो प्रीमियम सर्विस भी देते रहें, और अपने बाकी जो दूसरे पर्पजेज हैं उनके लिए जो है वो जो है सरकारी बैंक की सर्विसेज देते रहें, और सरकारी बैंक की सर्विसेज भी एट पार है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अगर ये अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है या फिर हमें गवर्नमेंट बैंक चूज़ करना है, तो जैसा सर ने बताया कि आप 2-3 बैंक रख सकते हैं, 2-3 बैंक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक में पैसा जो है मिनिमम वाला रखिए, और एक में आप सेविंग अकाउंट में जो कि ज़ीरो बैलेंस की जो सुविधा देता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या सरकारी बैंक हमेशा के लिए ज़ीरो बैलेंस की सुविधा देंगे? क्या ये जारी रहेगा या बाद में चेंज हो सकता है? मैं तो ये कहूंगा कि जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है तब तक तो जो है ये सुविधा बनी रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में अभी भी जो है रूरल एरियाज में बहुत स्कोप है, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे अनबैंकेबल लोग हैं। अभी भी जो है लोकल साहूकार से लोन लेते हैं, अगर लोकल साहूकार के साथ में, यानी कैश ड्रिवन जो है इकोनॉमी है, कैश में ही काम करते हैं, बैंक से लोन लेना भी पसंद नहीं करते। बट धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स जो हैं रूरल एरियाज को टैप कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो अनबैंकेबल सेगमेंट है इसको जो है बैंकेबल बनाया जाए, इनको जो है फॉर्मल क्रेडिट की जो है व्यवस्था दी जाए, और आने वाले टाइम में जो है हम लोग जो है इसको कंटिन्यू होता देखेंगे। बट यह है कि अभी ये सुविधा जारी रहेंगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती रहेगी, अकाउंट्स खुले रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर, मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट सेट की है प्राइवेट बैंक्स ने, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि ग्राहकों पर अननेसेसरी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है ये मिनिमम लिमिट सेट करके? देखिए, कुछ लोगों के लिए जरूर शौक की बात है कि कल तक जो है 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता था, और सडनली उनको कहा जाए कि अब आप 50,000 रुपीज मेंटेन करो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे 20-30% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ज्यादातर लोग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या इवन फैक्ट आप जो है सरकारी बैंक में भी देखें, जीरो बैलेंस खाता है किसी का, और अगर वो अर्निंग मेंबर है तो उसके अकाउंट में जनरली 5-10-20 हजार रुपए पड़े ही रहते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई आदमी जो है 10,000 का खाता खोल रहा था कल तक उसका 10,000 रुपीज बैलेंस मेंटेन था, तो उसके अकाउंट में भी 25-30 हजार रुपए जो है जनरली मेंटेन रहे। तो अगर उसको जो है, जैसे अभी आईसीआईसी बैंक ने उसको 10,000 से 50,000 रुपीज कर दिया था, और बाद में उन्होंने 15,000 रुपीज पे जो है किया है, तो मैं, या एचडीएफसी ने उसको 25,000 रुपीज कर दिया, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं
वो मेंटेन करेंगे, कुछ लोग अपने अकाउंट्स बंद कर देंगे। जो अकाउंट बंद कर देंगे उनके लिए सरकारी बैंकों में जो है बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, और मेरा ख्याल है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली। आज की तारीख में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस तो यूपीआई के थ्रू होती हैं, बिल्कुल। और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब लोग जो है कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर है कि प्राइवेट बैंक्स की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भाई हमें जो है अब ऐसे ग्राहक नहीं चाहिए जहां पर हम अपना उनसे कॉस्ट रिकवर न कर पा रहे। देखिए, हर अकाउंट ओपन किया जाता है उसकी एक कॉस्ट होती है, कम से कम 300 350 रुपए की कॉस्ट लगती है, और उसके ऊपर जब जो है कोई भी क्लाइंट जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह करता है, बैंक विजिट करता है, कैश डिपॉजिट करता है, कैश विड्रॉल करता है, उनकी भी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि जो है कोई जो एम्प्लॉय वहां पे बैठा हुआ है जो ट्रांजैक्शंस वगैरह एक्चुअल में कर रहा है, उसकी सैलरीज हैं, और क्लाइंट के आने जाने के जो है बहुत सारे, उसको एक कॉस्ट बेसिस पर जब निकाला जाए तो 100 150 200 रुपए तक की कॉस्ट एडिशनल बढ़ जाती है। तो बैंक जो है ये चाहता है कि भाई मेरे पास ऐसे कस्टमर आए जो प्रॉफिटेबल हों बैंक के लिए, मेरे पास नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर ना रहे। तो बैंक का जो मिनिमम बैलेंस बढ़ाने का वजह है वो यही है कि वो चाहता है मेरे पास प्रॉफिटेबल कस्टमर आए, मेरी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट हो, या उसको हम जो है जो एक डिजायर्ड नंबर है वो अचीव कर सकें। बिल्कुल, यानी कि अगर प्राइवेट बैंक की तरफ अगर आप जाते हैं, जैसा कि सर आपने बताया पहले कि प्रीमियम सर्विसेज आपको मिलेंगी, और साथ ही जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बैंक को फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत सारे बैंक्स भी आपने गिनवा दिए हैं इसी दौरान कि आप अगर मिनिमम बैलेंस को आप उसे दरकिनार करते हैं या फिर उसे आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो आप ज़ीरो बैलेंस वाला, जिसमें मिनिमम बैलेंस ज़ीरो है, उसे उन बैंक्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं। कैनरा बैंक आपने गिनवा दिया। इसके अलावा सर हमारे कुछ कॉलर्स हैं, कुछ हमारे साथ दर्शक भी हैं जो कि उनके सवाल आ गए हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से देखिए रोहित कुमावत हैं, इनका सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या मिनिमम बैलेंस हर अकाउंट टाइप पर लागू होता है? रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसके ऊपर जो है मिनिमम बैलेंस का कोई रूल लागू नहीं होता। इसी प्रकार से जो है जनधन अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी नहीं होता। कई बैंकों में सीनियर सिटीजन अकाउंट्स, स्टूडेंट अकाउंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी मिनिमम बैलेंस नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ रिलैक्सेशन होती है, हो सकता है कि वहां पे कहीं पे 2500 रुपीज मेंटेन करना होता है, कहीं पे जो है जीरो भी होता है, कहीं पे 5000 रुपीज भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वहां पे उन्हें एक रिलैक्सेशन दी जाती है। बिल्कुल। एक और दर्शक हैं, इंदौर से हैं, इनका पूछना ये है, नूतन अवस्थी हैं, इनका कहना है कि मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी का नियम कैसे लागू होता है, कैसे डिसाइड होता है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका जो है मान लीजिए बैलेंस जो है 20,000 रुपीज आपको मेंटेन करना है, और आपने 10,000 रुपीज मेंटेन किया है, तो जो रिमेनिंग जो है शॉर्टफॉल हो रहा है 10,000 रुपीज का, उसके ऊपर जो है बैंक एक पेनल चार्जेस जो है कैलकुलेट करता है। जनरली 5% 6% होता है, हम रूल 6% का रहता है। तो 10,000 के ऊपर 600 रुपए करीब का आपको जो है बैंक जो है लगा देगा चार्ज। इसके अलावा जो है अगर आप बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते तो लगभग बैंक जो है 1,500 रुपीज के आसपास, यानी कि 1,500 रुपए के आसपास आपके ऊपर जो है चार्ज लगा सकता है। और हाँ, इसके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है। जो भी बैंक जो है फी लेते हैं उनके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है 18% के रेट से। तो ये चार्ज आपके जो है अकाउंट में जो है डेबिट हो जाते हैं और आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाता है। बिल्कुल सर, एक और सवाल है मुंबई से रोशन खांडेकर का। इनका पूछना है कि क्या मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है? मान लीजिए मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं किया और पेनल्टी लगी तो क्या बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा? मैम, थोड़ा सा इसका मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं ट्राई करूंगा, ना कि जो है नॉर्मल पार्लेंस के बेसिस पे। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी जो है कोई पेनल्टी लगती थी तो बैलेंस नेगेटिव में चले जाते थे। बैलेंस नेगेटिव में चले गए और उन्होंने, लेकिन इसका ना बैंक को खामियाजा भुगतना पड़ता था, उसको जो है उतना ही प्रॉफिट में से जो है उनके प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। अभी बैंक्स ने क्या किया है कि वो एग्जैक्टली पेनल्टी जो है ना उसको जो है नोट डाउन करते रहते हैं। कुछ उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, आपको एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, लेकिन जब जो है ये मिनिमम बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, कई बार जो है नेगेटिव जाता रहता है, तो उसकी एक कैपिंग वो करके छोड़ देते हैं कि भाई इससे ज्यादा हम जो है नहीं लगाएंगे। बट अगर उसमें कहीं बाई चांस किसी वजह से जो है कोई पैसा आ जाए उस अकाउंट के अंदर, तो वो मिनिमम बैलेंस ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा जो भी पॉजिटिव बैलेंस आया है। इसलिए अगर आपका अकाउंट मिनिमम बैलेंस में है, उसका समय रहते बंद करा दें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर।
बिल्कुल, समय रहते उसे अकाउंट को आप बंद करा दें तो ये आपके लिए भी ठीक रहेगा। अब ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप अमित सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछ सकते हैं वो आप जान लीजिए। अगर जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप पास लिखिए और व्हाट्सएप पर जाइए और ये व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप डालिए और वहाँ पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक और एक्स हैंडल से भी आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, जो डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मिनिमम बैलेंस बैंक में अगर मेंटेन करना है तो कितना कितना कर सकते हैं। थैंक यू अंजलि। बैंक अकाउंट अगर आपने खोलना है या फिर खोलने की अगर सोच रहे हैं तो आपको उसमें मिनिमम बैलेंस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो ऐसे कौन से बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं, तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि उनका मिनिमम बैलेंस जो है वो क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग लेके आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देश के सबसे बड़े बैंक HDFC की अगर बात करें तो फिर 25,000 रुपये इसने फिलहाल बढ़ाया था, लेकिन उसको वापस रोल बैक करते हुए इसने फिलहाल 10,000 रुपये कर दिया है। तो 25,000 रुपये नहीं, अब 10,000 रुपये इसका मिनिमम बैलेंस वापस हो गया है, यानी कि ये अनचेंज है। वहीं ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 15,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना होगा। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में इसने 50,000 रुपये कर दिया था, यानी कि करीब 10,000 से 5 गुना ज़्यादा 50,000 रुपये तक ये मिनिमम बैलेंस ले गए थे। हालांकि उसको भी रोल बैक करते हुए ये अपना मिनिमम बैलेंस जो है वो 15,000 रुपये लेके आए हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 12,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आपको 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। बंधन बैंक की बात करें तो 5,000 रुपये का आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की अगर बात करें तो SBI यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करते हैं, यानी कि आपको मिनिमम बैलेंस के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर आपका रहेगा। वहीं PNB और कैनरा बैंक की भी अगर बात करें तो यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जीरो बैलेंस में भी आपका मिनिमम अकाउंट आपका जो रहेगा वो चलता रहेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हैं कुछ बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक जहाँ पर मिनिमम बैलेंस अकाउंट जो है वो आपके सामने यहाँ पर स्कोर्स में मेंटेन है। इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है पूरी जानकारी इन मिनिमम बैलेंस को लेके। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बता दिया कि आखिरकार किस बैंक का बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। और अगर सेविंग अकाउंट कुछ अन्य बैंक्स में आपका है, जैसे कि अगर हम बात करें SBI की या कैनरा की, PNB की, तो इसमें सेविंग अकाउंट्स की जो लिमिट सेट की गई है मिनिमम बैलेंस की, वो 0 सेट की गई है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अमित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सर, आपने भी इसी का ही जिक्र किया था, देखिए कि कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गया या फिर PNB हो गया, आप अगर इन बैंक्स को चुनते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो 0 रखना होगा, यानी कि 0 रखना होगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रीमियम सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप रुक कर सकते हैं ICICI का। लेकिन हालांकि HDFC हो गए या ICICI बैंक हो गए, इन्होंने पहले लिमिट बहुत ज़्यादा सेट की थी, लेकिन बाद में इनको चेंज कर दिया। जब बहुत ज़्यादा जो दर्शक थे, जो कस्टमर्स थे, उनके क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए थे या फिर उनके रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन क्या लगता है ऐसे में RBI को इस मुद्दे पे क्या कोई सख्त नियम बनाने की जरूरत है? देखिए, RBI के नियम ऑलरेडी स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। RBI जो है हर बैंक को कहता है कि आपको जो है जो पुअर या लो इनकम ग्रुप हमारा है उसको जो है आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि RBI इसको प्रॉपर वेरीफाई करे कि भाई ये सर्विसेज दी जा रही है या नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रुझान जो है लीपापोती का ज्यादा रहा। उनको जो है मैंने पहले बताया था कि उनको ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जब वो कस्टमर जो है सरकारी बैंक उसको पाल पोस दे, वो बड़ा हो जाए, यानी कि वो अच्छा कमाने लगे, तब वो जो है एक्वायर कर ले उसको जो है कस्टमर को। लेकिन इनिशियली ग्राउंड लेवल पे जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा सा जो है झिझकते हैं। ये इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे में अगर इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं अगले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में मिनिमम बैलेंस का जो ट्रेंड कैसा रहेगा, कहां तक रहेगा? देखिए, अगले मैं 5 साल की अगर मैं बात करता हूं तो 5 साल में कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं बैंकिंग के अंदर। हाँ,
बैंकिंग बहुत ज्यादा डिजिटाइज होती जा रही है, आपके डिजिटल टूल्स आप यूज करते जा रहे हैं, यूपीआई है आज की तारीख में, इवन लाइट यूपीआई आ गया होगा, आपने देखा होगा, बड़े इजीली जो है आप 500 रुपीज तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप के टूल्स जो है आते रहेंगे, बैंकिंग को इजी करते रहेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट, एसबीआई, पीएनबी और कैनरा, जैसे एसबीआई का मैंने बताया था कि एसबीआई का भी प्रॉफिट बहुत अच्छा है, पीएनबी ने भी कोई 18,000 करोड़ के करीब का प्रॉफिट दिया है। तो सभी बैंक्स जो हैं अपने अपने आप को डेवलप कर रहे हैं एक अलग अलग स्ट्रेटजी के तहत। और जैसा एसबीआई ने 2020 से अपने जो है जीरो बैलेंस किए हुए अकाउंट, तो उसका पर्पज ये है कि भाई उनका एक जो स्टेबल कासा बेस है वो बना रहे, जो कि 44% के आसपास है। जबकि मैं दूसरे बैंकों की बात करूं तो जो है उनको दिक्कत है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक को सोल्वेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है बैंक को एक इश्यू और भी आता है कि बैंक को बहुत करीब करीब जो अपने जो भी उसका जो है पैसा होता है जो वो रेज करता है कासा के थ्रू, उसको जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जबकि उसको इंटरेस्ट, अगर वो 100 रुपीज जो है बोरो कर रहा है तो उसको 100 रुपीज पे जो है टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर आरबीआई जो है उस 100 का 23% अपने पास रख लेता है सोल्वेंसी के नाम पे। ये एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं इश्यू रहता है। बिल्कुल। लेकिन सर जिसकी अगर वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बैंकों की जो है ज्यादा रहती हैं। और न्यू टू बैंक जो नए बैंक आए हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इश्यूज है। बिल्कुल। लेकिन सर क्या अब ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि एचडीएफसी हो गए या आईसीआईसीआई बैंक हो गए, तो इनमें जो मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है जो सेट की गई है 15,000 हो गए या 25,000 हो गए, पहले हालांकि आईसीआईसीआई ने 50,000 कर दिया था लेकिन अब बाद में इसे चेंज कर दिया, तो ऐसे में अन्य ऐसे दूसरे भी बैंक्स हैं, क्या वो भी लिमिट अपनी बढ़ा सकते हैं मिनिमम बैलेंस की? बिल्कुल मैम, मैंने बताया था कि बिजनेस मॉडल के ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के ऊपर, इसके अलावा जो है वो किस कस्टमर सेगमेंट में चाहते हैं कि भाई हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस सेगमेंट का हो। जैसे मैंने बताया कि जो है हर बैंक की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है कस्टमर टाइप के हिसाब से। कुछ कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में 10, 20, 30 लाख रुपए पड़े रहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। कुछ कस्टमर हैं जिनके पास में 1 से 5 लाख रुपए के बीच में अकाउंट में रहता है, तो जो है उसके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो 10, 20, 50,000 रुपए रखते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनके अकाउंट में जो है 1,000, 2,000 रुपीज या 500 रुपए या 50 रुपए पड़े रहते हैं, तो जो है उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। और हर चीज की कॉस्ट होती है। बैंक जो है आपको एटीएम कार्ड भी दे रहा है, बैंक आपको एसएमएस सर्विस भी देता है, कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है या कोई ओटीपी आपके पास जाते हैं, तो हर तरीके की जो है कॉस्ट है। तो बैंक के पास में जो कॉस्ट है उनको जो है बैंक को रिकवर भी करना पड़ेगा। और वो रिकवर करने के लिए ही बैंक जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए कहता है। और ये टाइम टू टाइम घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे एसबीआई ने अभी 0 किया हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में एसबीआई कहे कि भाई 1,000 रुपीज, 5,000 या 10,000 रुपीज मेंटेन करना पड़ेगा। बट अभी अगले 2, 3, 4, 5 साल तक के लिए तो जो है आप निश्चिंत रह सकते हैं, ऐसा शायद ही हो। बिल्कुल, यानी कि अभी तो रेट नहीं बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो बाद में चेंज कर दें। लेकिन सर ऐसे में अगर सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें मिनिमम बैलेंस का जो नियम है, क्या वो कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? एक तरीके से बहुत फायदा है। अगर आप जो है अपने अच्छे बैलेंसेज अपने अकाउंट के साथ में मेंटेन करते हैं, तो जो है बैंक आपको जो है कई सारी सर्विसेज देता है। जैसे आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन मिल जाते हैं, प्री अप्रूव्ड होम लोन मिल जाते हैं, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है एक एमएसएमई यूनिट है तो आपको जो है बिजनेस लोन मिल जाते हैं, पर्सनल लोन भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज हैं जो प्री अप्रूव्ड होकर के आपको मिल जाती हैं। और ये सभी सर्विसेज प्रीमियम सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो है अगर आप ट्रेड एंड फॉरेक्स में भी डील करते हैं तो ट्रेड एंड फॉरेक्स में आपको जो है बैंक जो है बेटर रेट भी देता है। वो अलग बात है कि जो है वो रेट्स नेगोशिएबल होते हैं, आप जो है और अच्छे से नेगोशिएट कर सकें। बट रिटेल साइड पे अगर आपको जो है अगर आप रिटेल कस्टमर है, आपको मान लो उन्होंने जो है ओवर 1 रुपी चार्ज कर रहे थे और उस पर वो 50% का 25% का रिडक्शन कर देते हैं, तो वो आपके लिए डायरेक्ट सेविंग्स होती है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको जो है एज ए प्रीमियम अकाउंट होल्डर मिलती हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आपके पास जो है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हैं या आप प्रीमियम कस्टमर हैं बैंक के, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको फ्री लाउंज एक्सेस भी मिलता है। कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज भी आपको जो है बैंक जो है फ्री में देता है कि भाई आपके अकाउंट के साथ में ये लिंक है, तो जो है इस टाइप की चीजें जो है आपको जो है फ्री मिलती है। और डेफिनेटली उसका फायदा भी होता है और आपकी खुद की क्रेडिट वर्दीनेस भी जो है बैंक की नजरों में बढ़ जाती है।
बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान लीजिए रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है क्या रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में दोनों में अलग अलग रहती है? देखिए टाइप ऑफ द सिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो जो एकदम रूरल एरियाज हैं उसके अंदर जो है शायद कुछ रिलैक्सेशन है कि भाई कहीं पे जो है मान लो जो है 15,000 रुपीज का 25,000 रुपीज का अकाउंट है, हो सकता है बैंक अभी भी 10,000 रुपीज का ही मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहा हो, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है उस केस में। और वैसे भी जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की रीच अभी भी जो है विलेज लेवल पे नहीं हुई जी। विलेज लेवल पे अभी भी जो है हमारे जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्हीं की रीच है। तो और वो वहां पे जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सभी जो है स्कीम्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो है एमएसएमई स्कीम्स की बात करें, आप जो है सब्सिडी स्कीम्स की बात करें, आप जो इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स जो है गांव के या तालुका लेवल पे चलती हैं उनकी बात करें, तो सारी सर्विसेज जो है बैंक ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को वहां पे दे रहे हैं और कस्टमर्स भी खुश हैं, तो कोई उसमें जो है इश्यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ और हमारे साथ दर्शकों के जो सवाल हैं वो आ गए हैं, वो हम जान लेते हैं। और हमारे साथ गाजियाबाद से देखिए अनीता सिंह हैं, उनका सवाल आया है कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जनधन खाता खुलवाया था, क्या मुझे भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा? नहीं, अनीता जी को जो है कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। जनधन खाता जो है एक जीरो बैलेंस खाता है और गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू खुलवाया था, तो आपको कोई भी जो है एडिशनल मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। जी बिल्कुल। और सर भोपाल से भी हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि सुनील राजावत हैं, क्या सीनियर सिटीजन्स को भी मिनिमम बैलेंस में छूट मिलती है? 100% मिलती है, बट ये बैंक टू बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो सीनियर सिटीजन के पास अच्छा पैसा होता है। सीनियर सिटीजन सामान्यतः जो है बैंक्स के अच्छे कस्टमर माने जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एफडी के अंदर पैसा रखते हैं। और जब आप 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की या 50,000 रुपए कुछ भी अमाउंट की एफडी रखते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली बहुत बार जो है अपने इस टाइप के कस्टमर्स को मिनिमम बैलेंस से छूट दे देते हैं। तो डेफिनेटली मिलती है। एक तो ये वे आउट है, दूसरा वे आउट ये है कि अगर आपकी एज 60 प्लस हो गई और अगर आप एफडी नहीं भी रखते तब भी बैंक आपको बहुत बार जो है अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है उसका जो भी होता है उसका 50% पे अकाउंट खोल देता है। बिल्कुल सर। एक और दर्शक हैं पटना से दीपक रंजन, वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे बैंक में 50,000 की 2 एफडी चल रही हैं, क्या मुझे भी मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है? दीपक जी को अगर 50,000 की 2 एफडी चल रही है तो जो है मेरे ख्याल से उनको शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि देखिए कुछ बैंकों का तो प्रोग्राम भी है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो उनका एचडीएफसी बैंक का एक क्लासिक प्रोग्राम है जहां पर अगर आप ओवरऑल 1 लाख रुपीज का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको एक क्लासिक कस्टमर के तौर पे जाना जाता है। वहां पे आपको एक जो है स्पेशल आरएम जो है आपको अपॉइंट किया जाता है और आपकी सर्विसेज जो है बेटर हो जाती है, एक तरीके की प्रीमियम सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से जो है जिस भी बैंक में इनकी जो है एफडीआर वगैरह चल रही है तो वहां पे भी उनको इसी तरीके का कोई ना कोई प्रोग्राम में रखा गया होगा और जो है उनको एक प्रीमियम कस्टमर के तौर पर सर्विस मिल रही होंगी। बिल्कुल सर। अगर ये तो हमारे दर्शकों के सवाल थे, लेकिन अगर हम बात करें कि आप आज किसी आम मध्यम वर्गीय ग्राहकों को अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या प्राइवेट बैंक्स में खाता खुलवाना चाहिए या गवर्नमेंट बैंक में ही ज़्यादा बेहतर है? और इस समय जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो ज़्यादा ग्राहकों को लुभा रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट बैंक्स की अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहला है उनका जो नेटवर्क है वो सब अभी भी जो है बहुत वाइड नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ या बाहर, तो जैसे एसबीआई के पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, तो ये एक कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर्स के लिए जो है बड़ा फायदेमंद हो सकता है कि भाई उनके एसबीआई के कस्टमर हैं, विद इंडिया के किसी भी कोने में जाए वहां पे उनको जो है ब्रांच बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, दे कैन अवेल द सर्विसेज। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कि जेब अलाउ करती है आपको हायर बैलेंसेज रखना या आप हायर बैलेंसेज रखते हैं अकाउंट के अंदर और आप चाहते हैं कि आपको प्रीमियम जो है सर्विसेज मिले, आप जेन जेड हैं, आप जो है 3, 4, 5 लाख रुपए महीना की जो है सैलरी आपको आ रही है
तो जो है आपको बैंक्स जो है ऑलरेडी आगे बढ़ करके जो है जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट्स खोल देते हैं, आपको कार लोन के ऑफर्स देंगे, आपको होम लोन दे देंगे 1.5-2 करोड़ रुपए के इजिली। तो इस तरीके की सर्विसेज जो है बैंक्स जो है अपने कस्टमर को देते हैं, उसमें चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कैनरा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, ये सभी बैंक जो है अपने अपने कस्टमर्स को जो है सर्विसेज देते हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में मैं एक चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगती है वो ये कि आपका जो है जो टाइम है प्रोसेसिंग का वो काफी क्विक हो जाता है। जैसे आप अकाउंट खुलवाने के लिए आईसीआईसीआई एसबीआई बैंक में जाएं या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएं, तो हो सकता है कि बैंक टू बैंक डिफर हो सकता है, लेकिन कुछ बैंकों में ऑफलाइन प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, जबकि जो एसबीआई जैसे बैंक है वो हाथ के हाथ 1 घंटे के अंदर आपको अकाउंट खोल करके दे सकते हैं। बट अभी डिजिटल बैंकिंग का भी युग है। आप जो है डिजिटल बैंकिंग के युग में कोटक बैंक जैसे जो है आपको सर्विसेज देता है, आप खुद अपना अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, अपनी केवाईसी से जो लॉगिन कीजिए, आपका जो है एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम सर्विसेज हैं, आपको चेक करना पड़ेगा किस टाइप की सर्विस आपको चाहिए, उस सर्विस के क्या फायदे हैं क्या नहीं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सर्विसेज चाहिए तो फिर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रेगुलर इंटरेक्शन जो है ब्रांच के साथ होता है तो उस केस में मेरा मानना यह है कि आप ऐसे बैंक को तलाश कीजिए जो आपको जो है आपकी जरूरतें समझता हो और आपको जो है उस टाइप की सर्विसेज दे सकता हो जिसमें आप संतुष्ट रह सकें। बिल्कुल, अगर बेहतर सर्विसेज चाहिए, इसके अलावा प्रीमियम सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप बेहतर बैंक चुन सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंजलि जी प्राइवेट बैंक्स आर बेटर, प्रीमियम सर्विसेज सिर्फ प्राइवेट बैंक देते हैं ऐसा नहीं है। पी फॉर प्राइवेट और पी फॉर प्रीमियम का संभव ये कॉम्बिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट बैंक्स आर इक्वली गुड, बल्कि बहुत बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम गवर्नमेंट बैंक्स के साथ आज की तारीख में क्या है कि वहां पे थोड़ा भीड़ रहती है। कई बार आपकी जो है जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि भाई मुझे प्रायोरिटी सर्विस मिल जाएगी, वो नहीं मिल पाती, बस इतना एक मैटर है। अदरवाइज गवर्नमेंट बैंक्स आर इक्वली गुड, बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट आज की तारीख में जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बहुत अच्छा कंपटीशन भी दे रहे हैं अपनी सर्विसेज के मामले में, अपने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, हर तरीके से। बिल्कुल। सर, एक और आखिरी सवाल मेरा ये भी रहेगा कि मान लीजिए अगर ज़ीरो बैलेंस हमने चूज़ किया है कोई ऐसा बैंक, तो क्या आने वाले टाइम में वो कस्टमर्स के लिए बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है वो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब किसी का मान लो एक जो है सैलरी अकाउंट है किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास में, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी आती है, तो आप डेफिनेटली जो है दूसरा जो है अकाउंट जो है 25,000 रुपीज या 50,000 रुपीज का खोलने के बजाय किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में यू कैन ऑप्ट फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट इन अ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। आप बड़े आराम से वहां पे जाइए, आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना है, पीस ऑफ माइंड आपको जो है मिलेगा। इसके अलावा जो है जो भी फैसिलिटीज आपको जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक दे रहा था, वेदर इट इज चेकबुक फैसिलिटी या फिर जो है कोई आपको जो है जैसे मैंने प्री अप्रूव्ड कुछ आपको फैसिलिटीज बोला था, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है आपको गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी देगा। तो आपने एक सैलरी अकाउंट आ गया, वहां पे आपकी एक इनकम आती है, अब आपको जो है अपने कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग्स वगैरह करनी है, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करने हैं, तो आप इक्वली एक कोई सरकारी बैंक देख करके वहां पे भी उस पैसे को पार्क कर सकते हैं, या उसको अपना एक ज्वाइंट अकाउंट बना सकते हैं अपनी वाइफ के साथ में या अपने बच्चों के साथ में, और जो भी आपका इंटेंडेड पर्पज है आप उसको पूरा कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप जो है 3-4 जगह जो है हाई मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के बजाय कोशिश कीजिए कि आपको एक जगह ही जो है इस टाइप का मेंटेन करना पड़े, 1 या 2 जगह, और बाकी अकाउंट्स में ना मेंटेन करना पड़े। उसके लिए आप जो है अब जीरो बैलेंस अकाउंट का प्लस एक प्रीमियम अकाउंट सर्विसेज का जो भी जो है जिस बैंक का भी आपको चाहिए उस बैंक का आप जो है अकाउंट खोल सकते हैं, या सरकारी बैंक में भी जो उनके क्लासिक जो उनके प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो जो है मोर देन 5 लाख रुपीज या मोर देन 10 लाख रुपीज रखने के बाद में आपको मिलते हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। वहां पर भी सरकारी बैंक भी आपको जो है एक रिलेशनशिप मैनेजर देगा, डेडिकेटेड रहेगा, और आपकी सभी जरूरतें जो है बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे जो है पूरी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने जाना कि प्राइवेट बैंक्स के मिनिमम बैलेंस नियम ग्राहकों के लिए किस तरह उन पर बोझ डाल रही हैं, लेकिन ये बोझ साबित तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी हमने समझा कि ग्राहक इससे बचने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।
बेसिकली ये नीड्स पर डिपेंड करता है। आखिरकार समझदारी इसी में है कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल आप करें। बैंक के 2.5% ब्याज पाने की जगह कैसे पैसे से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे द पासबुक शो में। तब तक सोच समझ कर बैंकिंग कीजिए और सुरक्षित रहिए।